हो गया ना, ठीक है। चल अब देखते हैं इसकी प्रमुख विधाएं और कौन सी बेटा, गौण विधाएं। आज अपन को खत्म करना है, अपन लेट हो गए आधा घंटे, तो वैसे ही लेट हो गए ज्यादा अपन लोग, ठीक है। चलिए आप लोग बिल्कुल आवाज न करें। चलिए प्रमुख विधाएं में देखते हैं। नाटक, एकांकी, कहानी, इसमें आएगा नाटक, इसमें आएगा एकांकी। कोई भी रिपीट मत करो, मुझको रिपीट, मैं को रिपीट मत करो। नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आप मेरे साथ लिखते चले। उपन्यास, नाटक, कहानी, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, 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 आलोचना, निबंध, आलोचना और निबंध, आलोचना और निबंध, आलोचना और निबंध। इस तरफ मिलेगी जीवनी, आत्मकथा, डायरी, जीवनी, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, डायरी, ठीक है। रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, संस्मरण, संस्मरण, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, 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 यात्रा वृतांत, भेंट वार्ता, यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत, भेंट वार्ता, भेंट वार्ता, भेंट वार्ता, बस इतने मिलेगी। लिख बेटा, ठीक है। देखिए नाटक अपन लोगों ने कल पढ़ चुके हैं, हाँ ये हो गया अपना नाटक। कल का जो है वही है, ओके बेटा। नाटककारों के नाम आप लोग कर सकते हैं, या नाटक सम्राट कोई क्वेश्चन है? नाटक सम्राट किसे कहते हैं? सर प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। अगर क्वेश्चन आए कि नाटक सम्राट मुंशी प्रेमचंद को क्यों कहते हैं, तो आपको 30 शब्द में लिखना है। मुंशी प्रेमचंद को नाटक सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ नाटक की प्रस्तुतिकरण की थी, सर्वश्रेष्ठ नाटक को लिखाबद्ध किया। इस युग में उनके जो नाटक थे वो सर्वश्रेष्ठ थे, इसीलिए उन्हें नाटक सम्राट कहा जाता है। बस सीधी बात, नो बकवास। इज दैट क्लियर? एकांकी पढ़ लिए थे? पक्का? कोई दिक्कत? डन। और ये हमेशा डिफरेंस में आते हैं, ये हमेशा। अब देखो कहानी और उपन्यास। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, ट्रिक सिस्टम से पढ़ाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। अब कहानी और उपन्यास, इसमें भी डिफरेंस पूछता है, कछु मत करो। नाटक की जगह उपन्यास रख दो, एकांकी की जगह कहानी रख दो, डिफरेंस बता दो अब, ठीक है। इसका मतलब नाटक विस्तृत होता है, क्षेत्र विस्तृत होता है, तो उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत होता है। एकांकी का क्षेत्र सीमित होता है, तो मतलब कहानी का क्षेत्र सीमित होता है। कहानी को एक बैठक में पढ़ा जा सकता है, पर उपन्यास को एक बैठक में नहीं पढ़ा जा सकता। दोनों हो गए, काम खत्म। काहे को फोकट की टेंशन नहीं अपन, इसके अंदर घुसने से मतलब क्या है? किसी कोई डाउट? जल्दी बोलो, क्लियर हो गया? देखो दो बता दिया मैंने। देखो इनके बीच में अंतर आएगा बंधु, और अंतर आएगा, ठीक है। तो अगर कहानी और उपन्यास में अंतर आ गया, तो कहानी में सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका जो क्षेत्र है वो कैसा है बंधु? सीमित है। तो इसका क्षेत्र फिर कैसा होगा बाबू? इसका क्षेत्र क्या होगा? विस्तृत होगा। अच्छा भाई साहब, कहानी को एक बैठक में पढ़ा जा सकता है, जबकि एक बैठक में नहीं। बात होती है, खत्म हो गया, क्लियर? डिफरेंस पाएंगे, बोले मीनिंग में आ गया, अरे तो यही छोड़ दो ना, हाई टेंशन ले रहे भोगट की। समझ गए? क्लियर? कहानी रोचक होती है, कहानी में
अंत में कोई चमत्कारी घटना का वर्णन होता है। और रुचि होती इसमें, ये बहुत अच्छी लगेगी। बचपन में सुने होंगे आपने कहानियां, सुने होंगे। एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी थी। समझ रहे? तो चमत्कारिक घटना अंत में। ठीक है, ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि 2 नंबर का आ रहा है। समझ गए आप लोग? जल्दी बोलो, क्लियर? आलोचना आता है। और आलोचना किसे कहते हैं? अरे सिंपल यार, ऐसी रचना जिसमें लेखक अन्य लेखकों की आलोचना प्रस्तुत करता है, आलोचना को बताने का कार्य करता है, या उनकी आलोचना लिखता है, उसे कहते हैं आलोचना विधा। इज दैट क्लियर? ओके, कोई डाउट बेटा? ठीक है, ये है भाई इंपोर्टेंट टॉपिक। 2023 और ये है भाई साहब 2023। निबंध किसे कहते हैं? कछु नहीं लिखना है। विचारों को क्रमबद्ध रूप से पिरोने की कला को निबंध कहा जाता है। निबंध विचारों की अभिव्यक्ति होती है जिसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप से पिरोया या क्रमबद्ध रूप से लिखा। खत्म रे, यही क्या है? निबंध है। यदि पद कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकारों की कसौटी है। बात होती है खत्म। क्योंकि निबंध कौन लिखता है? गद्य। अब किताब में जो भी लिखा हो तुम्हारा कि पद और गद्य, इसकी कसौटी उसकी कसौटी, तो मैं जैसा बता रहा हूं वैसा कर लो। ठीक है, यदि पद कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकारों की कसौटी है। किसने बोला? आचार्य रामचंद्र। अरासु, आचार्य रामचंद्र सुकून। किसी कोई डाउट? सुकून, सूर्यकांत त्रिपाठी। सुकून, कुकुरमुत्ता और नासे नए किसके पास थे? बेला के पास। इज दैट क्लियर? ओके, तो निबंध की अगर परिभाषा आ गई तो बताइए लिख पाएंगे कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ नहीं में जवाब दो। पक्का 100%? अगर निबंध आगे लिख दोगे, यदि पद कवियों की कसौटी है तो गद्य निबंधकारों की कसौटी है, या गद्य निबंधकारों की कसौटी है, या निबंध गद्यकारों की कसौटी है। अरे यार, जैसा कि वैसा जा रहा है वैसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है रे। टेंशन मत लिया करो, फोकट की टेंशन लेते हो। ठीक है, छोटे छोटे नदी नाले, ये वो फलान फक्कड़, अंबर ये वो फलान फक्कड़, अमकी ढमकी चीज सब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएंगी, नहीं तो खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाएंगी। इसका पिक्चर खत्म है। जब तुम आगे पढ़ते जाओगे 12वीं से 13वीं 14वीं 15वीं, जब पोस्ट ग्रेजुएट और आगे पढ़ोगे 17-18 क्लास, तो वहां जाकर पता चलेगा अरे यार ऐसा भी होता है, ऐसा भी। तो मैं तुमको किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ पहले देख लो। डायरेक्ट उस लेवल का पढ़ा रहा हूँ जो तुम अपने एजुकेशन की 17 साल पढ़ोगे, अंतिम क्लास वहां का पढ़ा रहा हूँ। सब एक हो जाता है वहां कि ऐसा भी होता है, और आंसर हम खुद बना सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं? तो अगर किसी ने बोल दिया निबंध क्या है, यदि पद कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकारों की कसौटी है। ये हो गई परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। और अगर इसका मीनिंग लिखना है, आशय लिखना है, तो क्या लिखोगे? निबंध विचारों की अभिव्यक्ति जो होती है, उस अभिव्यक्ति को निबंध कहा जाता है जिसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप से पिरोया जाता है, इसे निबंध कहते हैं। किसी कोई डाउट? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके बेटा, अब यह बटेगा, यह बटेगा, यह बटेगा, यहीं से बटेगा। अब ये ठीक है, यहीं से बटेगा। निबंध के प्रकार, निबंध 4 प्रकार के होते हैं, याद रखना। ठीक है, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ओके बेटा, सुन रहे हैं आप मेरी बात? देखो, इसमें नाटककार, कहानीकार, आवाज बात नहीं करना बेटा। नाटककार, कहानीकार, एकांकीकार, सबके नाम दिए मेरी कॉपी में, फोटो खींच लेना आप लोग। सुन रहे हैं आप लोग? अरे बोलो रे। यस सर। सबके तत्व भी याद रखना है तुम्हें। नाटक, एकांकी, इसमें अंतर भी लिखा है मेरे पास। हिंदी साहित्य का विकास क्रम निबंध को 4 भागों में बांटा गया है, और निबंध के 4 प्रकार होते हैं। गौर से सुनो, वर्णनात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक और भावात्मक। अगर धोखे से निबंध के प्रकार कितने होते हैं आगे तो क्या लिखोगे? जल्दी बताओ।
ठीक है, 4 होते हैं। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, ब्याज शैली, समाज शैली, ब्याज शैली के आधार पर और समाज शैली के आधार पर 2 प्रकार से इसको बांटा गया है निबंध को, ब्याज शैली के अनुसार और किसके अनुसार? समाज शैली के अनुसार। ब्याज शैली और समाज शैली के अनुसार से इसको बांटा गया है। सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में इसको बांट दिया। बाकी होते हैं 2 प्रकार के निबंध की शैली बता रहा हूँ। शैली जो होती है वो 2 प्रकार की होती है निबंध की, एक होती है ब्याज शैली और एक होती है समास शैली। और निबंध के प्रकार 4, वर्णनात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक और भावात्मक। ठीक है, अब इसी के अंदर अपन को युग मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? जो इम्पोर्टेंट है आ सकता है। भारतेंदु युग मिलेगा, भारतेंदु युग मिलेगा, द्विवेदी युग मिलेगा, द्विवेदी युग मिलेगा, शुक्ल युग मिलेगा, शुक्ल युग मिलेगा और शुक्लोत्तर युग मिलेगा, शुक्लोत्तर युग मिलेगा। ये 4, ये सब मैंने फर्स्ट टाइम आपको पढ़ाया, बाकी लोग आवाज ना करें। 1850 से ये 1900 तक था, ये 1900 से 1920 तक था। ठीक है, 1920 और 1920 से 1940 तक था ये, और 1940 से अब तक। अगर आपकी गाइड में अगर इधर उधर दिया होगा तो टेंशन नहीं लेना, कई जगह 36 भी मिल सकता है, 1800 को कुछ भी मिल सकता है, टेंशन मत लेना आप लोग। मैंने यहाँ पे जो लिखा हूँ वो सही है, और अगर वहाँ किताब में 36 लिखा वो भी सही है, 40 तक चला है तो 36 बोल सकता है वो, ऐसे कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन कैसे आएगा सुन लो, क्वेश्चन कैसे, और आएगा ही, ऐसा हो ही सकता ना है, 20 साल से आ रहा है, अभी भी आएगा। सुन लीजिए क्वेश्चन कैसे आएगा, गौर से सुनिए। भारतेंदु युगीन निबंधकारों के नाम लिखते हुए उनकी रचना का नाम लिखिए, ऐसा, यह क्वेश्चन ऐसा आएगा। भारतेंदु युगीन निबंधकारों की 2 विशेषता बताई, ठीक है, ऐसा आएगा। ओके बेटा, कोई डाउट? ठीक है, मैं इसको अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? ठीक से अपन कर लेंगे। ठीक है, इसे क्या मैं मिटा सकता हूं? ये सब लिख लिया अपन ने, फिर अपनी ये बस चलेगी इधर, ये तो अंतिम हो जाएगी यहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन आ गया, निबंध की परिभाषा दीजिए, दे सकते हो? निबंध किसे कहते हैं? ठीक है, विचारों की अभिव्यक्ति या विचारों को क्रमबद्ध रूप से पिरोने की जो कला होती है उसे निबंध कहते हैं। ओके बेटा, निबंध को शैली के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। ये भी लिखोगे तो नंबर आपको क्या होंगे? मिलेंगे। ओके, चलिए अब अपन लोग ये इनको कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके भाई साहब, चलो इनको बांट लेते हैं अपन, इनकी रचना और इनके युग को। अरे यहाँ पे आ जाएंगे आपके निबंध, निबंधकार आ जाएंगे और उनकी रचना। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका कौन सा युग बेटा? भारतेंदु युग। कब से कब तक चला बेटा? 1900 तक चला। ठीक है, इनके 2 निबंधकारों। अब देखो सिस्टम देखिए इधर, इनका नाम भारतेंदु, तो भारतेंदु युग भारतेंदु के नाम से ही पड़ा है, तो इनका पूरा नाम था हरिश्चंद्र भारतेंदु। ठीक है, तो नाम तो वही दिया ना, ठीक से वैसे याद कर लेना भाई। 2 निबंधकारों के नाम लिखना है तो आप इनका नाम, इनका पूरा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो यहाँ पे ये हो गए 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हो गया इनके नाम। ओके बेटा, यहाँ पे लिखना है इनकी क्या रे? रचनाएं, जो भी इनने निबंध लिखे थे। चलो इनने निबंध लिखे थे, आज अपन प्रेम की बात करेंगे। ठीक है, प्रेम मलिका एक लिखा,
फिर उसके बाद लिखा प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर। फिर लिखा आपने प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी। फिर आपने लिखा फूलों का गुच्छा, फूलों का, देखो अपन को 2 लिखना है, मैंने कितने लिख दिया? कितने लिख दिए? 4। ठीक है, आपको 2 जोन से याद करना है, आप कर सकते हैं। भवानी प्रताप नारायण मिश्र, आवाज नहीं 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 नहीं, आवाज नहीं। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली। और आपने लिखा प्रताप लहरी, प्रताप लहरी। और आपने लिखा मन की लहर, मन की लहर, मन की लहर। बस खत्म हो गए, ये भारतेंदु युग खत्म हो गए 2। समझ रहे हैं आप लोग? भारतेंदु एक तो तुमको वैसे याद हो जाएगा, भारतेंदु युग बोले तो भारतेंदु खत्म, उसका नाम पूरा क्या? भारतेंदु हरीश। अब दूसरा जाता है यहाँ पर द्विवेदी, द्विवेदी युग। कब से कब तक चला? 1900 से 1920। 36 भी लिख सकते हैं अगर किसी गाइड में लिखा होगा, कोई इशू नहीं है यार। अब द्विवेदी का पूरा नाम था यहाँ पर आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उसके नाम से पड़ा था ये, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसने लिखा सुमन कविता कलम, सुमन दूसरी कविता कलम, कविता कलम। फिर उसके बाद यहाँ आए मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ आकर लिखा साकेत यशोधरा, साकेत यशोधरा, यशोधरा, साकेत यशोधरा। ये हो गया द्विवेदी युग। चलिए अब चलते हैं शुक्ल युग। शुक्ल युग चालू हुआ 1920 से लेके 1940 तक। अब यहाँ पर आ गए शुक्ल, इन्हीं के नाम पे पढ़ा अरासू, अरासू बोले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने लिखा रची, रची बोले तो रस मीमांसा चिंतामणि, 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 रस मीमांसा, रस मीमांसा। त्रिवेणी भी लिखा था। फिर आए यहाँ बाबू गुलाब राय, गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, गुलाब राय ने लिखे मेरी सफलता। फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं। फिर निराश क्यों, फिर निराश क्यों। आवाज मत करो उधर, नहीं दिख रहा है तो तुम्हारे हेड। एक और लिख लो मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने लिखा पंच परमेश्वर, कफन, ईदगाह, बूढ़ी काकी। ठीक है, इन्होंने लिखा कफन, बूढ़ी काकी, ईदगाह, ईदगाह, बूढ़ी काकी, कफन, ईदगाह, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर। आवाज मत करो, सीधे लिखो, पीछे हरकत मत करो, आपका बहुत कीमती टाइम है शायद। शुक्लोत्तर युग,
ये चला 1940 से अब तक चल रहा है, ये अब तक चल रहा है ये धर्मवीर भारती। अगर इन्हीं में से कहीं लेखक लोग अगर आ गए आपको वहां पे कभी परिचय लेखक परिचय में आ गए तो टेंशन नहीं लेना, ये वाली रचना भी लिख सकते हो। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती इन्होंने लिखा सूरज का 7वां घोड़ा और लिखा गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, सूरज का, आवाज नहीं, सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा। फिर आए यहाँ पर यशपाल, यशपाल जी ने यहाँ पर लिखा, यशपाल जी ने लिखा झूठा सच, झूठा डैश सच। फिर इन्होंने लिखा दिव्या, फिर लिखा इन्होंने अमिता, दिव्या अमिता, और दोनों हो गई देशद्रोही। इन्होंने लिखा देशद्रोही। अच्छा, ये हो गए इनकी रचनाओं के नाम। और सबकी विशेषता सुन लीजिए। विशेषता या लक्षण अगर कोई आ गई तो नंबर 1 तो लिख ही देंगे राष्ट्रीयता, नंबर 2 देश प्रेम, देश प्रेम, और अगर जाना चाहते हो तो सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना, और जाना चाहते हो तो प्रकृति चित्रण। बस हो गई बात खत्म। इसमें से 2 पॉइंट उठा के लिख देना सबकी विशेषता में, ये ट्रिक है, हो गया बात खत्म। अगर विशेषता आ गई तो कैसे लिखोगे? भारतेंदु युग की 2 विशेषता। तो पहली विशेषता आपके निबंध में राष्ट्रीयता की प्रधानता पाई जाती है, ऐसा। वहां केवल राष्ट्रीयता बस लिख के मत जाना, देश प्रेम बस लिख के मत जाना, मतलब पूरा फुलफिल करके आना उसको। किसी ने दरवाजा खटखटाया तो उसको देखो कौन है वो। कौन है नया? ला लो ला, जो नए हैं उनका स्वागत। तो क्लास छूटने के टाइम में भी आएंगे तो उनको बुला कर आ जाओ जल्दी क्लास दे देगी फाइन, उसका गुड बिहेवियर है क्लास में। हाँ बुला लो बुला लो। ये कुछ बच्चे एक दिन आ रहे दूसरे दिन नहीं आ रहे। वो लास्ट की जो लड़की है वो क्यों एक दिन आती दूसरे दिन नहीं आती? वो नई वाली लड़की क्यों? खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? उसके तरफ कोई मत देख। क्या नाम है आपका? खुशी सराठे। बड़ी सिस्टर थी क्या आपके पास? नहीं अपने पास ही पढ़ती थी सराठे। चलो ठीक, गलत बात है। तुमने क्लास अटेंड करे पहले? अच्छा पहली बार कर रहे हैं, सॉरी यार मेरे से मिस्टेक हो गई। तो फिर एक तुम्हारे साथ कोई नई लड़की थी, एक आवाज नहीं, सभी लोग साइलेंट, उधर हरकत नहीं होना। वहां से तुम उठ जाओ, आवाज मत करना, ठीक से मार दोगे यहाँ से, अपने हिसाब से देख लो। चलो अपन लोग चलें, सभी लोग देखिए। चलो यहाँ पे देखते हैं अपन लोग। चलिए निबंधकार देख लेते, भारतेंदु युग कहाँ से कहाँ तक चला। और अगर आप लोग जैसे ये विशेषता नहीं लिखना चाहते हैं, आप लोग की ये विशेषता अच्छी नहीं लग रही, तो मैं एक और ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको। अगर आपको सन याद है,
तो वहां पर सन की एक विशेषता बना सकते हैं। भारतेंदु युग का काल निर्धारण 1850 से 1900 तक है, ये एक विशेषता है। दूसरी विशेषता ये देखो, क्या देश आजाद हुआ था? 1900 तक देश आजाद नहीं हुआ, तो आप क्या लिखोगे? भारतेंदु युग स्वतंत्रता के पहले का युग है। कितनी विशेषता होगी? खत्म। वैसे यहाँ की बना लो, ये देखो यहाँ की बन जाएगी। इसका काल निर्धारण 1900 से 1920 तक है, एक विशेषता। दूसरी, क्या देश आजाद हुआ? नहीं। तो ये स्वतंत्रता के पूर्व का युग है। इज दैट क्लियर? फिर यहाँ पे देख लो, काल निर्धारण 1920 से 1940 तक है, क्या देश आजाद हुआ? तो ये स्वतंत्रता के पूर्व का युग है। फिर आओ यहाँ पर, क्या देश आजाद हुआ? हो गया। तो 1940 से इधर है, तो मतलब ये दोनों है, ये दोनों है, क्योंकि 47 में आजाद हुआ, तो ये दोनों है। पहले काल निर्धारण लिख दो, इसका काल निर्धारण 1940 से लेकर अब तक है। दूसरी विशेषता, यह स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद का युग है। कोई डाउट यहाँ पर? ये दो विशेषता हो गई। अगर आपको नहीं लिखना है तो, और नहीं तो ये तो है, सब में है यार। राष्ट्रीयता सब में है, देश प्रेम सब में है, सामाजिक चेतना सब में है, प्रकृति चित्रण सब में है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। पर ऐसा लिखना कि इस युग में आपके निबंध में राष्ट्रीयता की प्रधानता पाई जाती है, या राष्ट्रीयता की प्रधानता देखने को मिलती है, देश प्रेम की भावना देखने को मिलती है, या देश प्रेम की प्रधानता आपके निबंधों में पाई जाती है। हो गया काम। तो ऐसे करके ट्रिक से बना सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। ठीक, कोई डाउट? तो विशेषता हो जाएगी आपको। अब कवियों के नाम अपन लोग देख लो। भारतेंदु युग के कवि एक एक तो वैसे ही इनके नाम पे ही। अब भारतेंदु मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा? प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा। वैसे याद हो जाएगी, जो भी होगा देख लीजिए। फिर प्रताप नारायण मिश्र, तो प्रताप नारायण मिश्र ने क्या लिखा? प्रेम पुष्पावली, प्रताप लहरी, मन की लहर। आसानी से कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके। तो ये दो हो गया। ठीक है, अब ये कैसे याद रखें कि हम भारतेंदु युग कैसे याद रखें? तो अब ये दोनों कैसे याद रखें? तो यहाँ पे शॉर्टकट बना लो, प्रभा। ये प्रभा बन गई। प्रा बोले तो प्रताप नारायण मिश्र, भा बोले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हो गया। प्रा बोले तो उसी के नाम पे प्रताप, प्रताप के नाम पे प्रताप आ गई। ये देख लो, ये प्रताप के नाम पे ही प्रताप आ गया। आया कि नहीं? लहरी बस जोड़ना है आपको। तो प्रताप लहरी, मन की लहर, प्रताप लहरी, मन की लहर। बड़ी की मात्रा तो हटाना है तुमको बे, समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या हो गई? प्रा से प्रताप लहरी और मन की। ये देखो, इसकी दो बन गई, प्रताप नारायण मिश्र की। अब जो बची, प्रेम प्रेम में डाल दो किसको? भारतेंदु को। प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा। ये देखो वैसे ही याद हो गई ट्रिक से। हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ रे। ठीक है, यहाँ आ जाओ। यहाँ की ट्रिक बन गई मैया। ये देखो, ये बन गई, क्या बन गया? मैया। मैया बना कि नहीं? मैया बन गई। अब मैया बोले मैथिली शरण गुप्त, आप बोले आचार्य रामचंद्र। अब तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, द्विवेदी का है, ये द्विवेदी का है। ये प्रभा कहाँ का है? प्रभा कहाँ का है? प्रभा कहाँ का है? तो फिर मैया कहाँ का है? ऐसे ट्रिक दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। दिमाग जो होता है वो एक मिट्टी के समान है, अगर उसका यूज नहीं करोगे तो उसमें दीमक लगेगी और दिमाग क्या हो जाएगा? खराब। मिट्टी का यूज करोगे तो उससे कुछ चीज बन जाएगी, ठीक है, और वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी। अगर वो मिट्टी वहीं पड़ी तो धीरे से उसमें कीड़े लगेंगे, दीमक लगेगी और वो क्या हो जाएगी? मिट्टी नष्ट। इसलिए दिमाग का तरीका लगाओ, नए तरीके से लगाओ, अपनी खुद की आइडियालॉजी लगाओ। ये मेरा आइडिया है तो मेरी फोटो कॉपी बनने की जरूरत नहीं है आपको। आप खुद का अपना एक ब्रांड बनाएं, अपने तरीके से याद करें। ठीक है, किसी कोई डाउट? ठीक है, चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जो थी यशोधरा साकेत, यशोधरा साकेत, यशोधरा साकेत। तो यशोधरा समझ रहे हैं कि नहीं? यशोधरा बोलोगे तो नहीं? यशोधरा साकेत। तो फिर प्रा की क्या? प्रताप लहरी, मन की लहर, प्रताप लहरी, मन की लहर। प्रा का क्या? प्रताप लहरी, मन की लहर। प्रा का क्या? बोलो, प्रा बोले प्रताप नारायण मिश्र, प्रा बोले तो प्रा का क्या? ऐसा।
दो चार छर्रे लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग शायद मेरे से खपा हैं, बाकी लोग को पसंद नहीं आ रही मेरी ट्रिक। ठीक है, हाथ बांध के ऐसे बैठे हैं जैसे रईस होंगे बोल। ठीक है, हाथ खोलो। ठीक है, अच्छे से बैठो, टिको मत पीछे, पीछे मत टिको हर। ठीक है, ओके, अच्छे से बैठो। ठीक है, हमसे दुश्मनी भारी पड़ेगी, याद रखना। ठीक है, दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम। तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। मैं भी मुसाफिर हूं, तुम भी मुसाफिर हो। चलो, जिंदगी के किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। तो दुश्मनी का कदम, दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम। तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे, और हम भी मुसाफिर हैं और तुम भी मुसाफिर हो। चलो, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। तो क्या वहां नजरें मिला पाओगे? तो दुश्मनी का सफर कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो प्रा से क्या? प्रताप नारायण मिश्र। जोश नहीं है तुम लोगों में, जोश सिर्फ लड़की पटाने में है। वो उधर से धन से भेजती ना, क्या कर रहे हो, तो इधर भग से मैसेज भंग से उधर जाता, वहां जोश है। जो चीज जिंदगी बनाए उसके साथ कंप्रोमाइज करते हैं, और जहाँ जिंदगी खराब हो वहां पे कंप्रोमाइज नहीं करते हो, अपनी 100% परफॉर्मेंस देते हो। प्यार में क्या मिलेगा? बॉटम लेवल। यहाँ देख ले पूर्वक, यहाँ देख ले, प्यार में क्या मिलेगा? बॉटम लेवल। पढ़ाई में क्या मिलेगा? टॉप लेवल। प्यार में क्या मिलेगा? बेइज्जती। पढ़ाई में क्या मिलेगी? इज्जत। ठीक है, प्यार में क्या मिलेगी? बदनामी। पढ़ाई में क्या मिलेगी? नाम, रुतबा, पोजीशन। प्यार में डिक्रीजिंग ऑर्डर, और पढ़ाई में समझ रहे हैं आप? तो जोश दिखाओ पढ़ाई में। प्रा से क्या? प्रा से क्या? और उसकी रचना क्या? ट्रिक समझो, प्रताप लहरी मन की लहर। खत्म हो गई कहानी। भा से क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भा से क्या? बोलो, भा से क्या? और भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या? यार कर लो, है फूलों के गुच्छे के साथ, फूलों के गुच्छे के साथ। ठीक है, एक फूल का गुच्छा लाओ, एक टांग नीचे करो, और समझ रहे हैं? तो फूलों का गुच्छा प्रेम से। इधर देखना भाई, उधर देखना पाप है, उधर लड़के उधर ना देखें। अगर लड़कियां इधर देख लें तो प्लीज उसको अपना सौभाग्य समझ के रखें, और उधर मत देखो। यहाँ मेरे साथ कनेक्टिविटी होने में फेंक के मार दूंगा, भाड़ से मार दूंगा। ठीक, फिर मत बोलना लगे। ठीक है, तो प्रभा प्रभा प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ है। समझ रहे? प्रभा जो है वो किसके साथ है? ए दूध पीता बच्चा, यहाँ देख क्या निकाल रहा है, क्या देख रहा है वहां पर? यहाँ देख, तेरी बात कर रहा हूँ अथर वाजपेयी। यहाँ देखो ना, यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, क्या बताया मैंने, बता। क्लास नहीं लगाना तो आप जा सकते हैं, और नहीं तो इधर मुंह कर, इधर मुंह कर। तेरे को नहीं आएगी क्या रचना? हिंदी सब्जेक्ट है कि नहीं है तेरे? तो यहाँ देखो ना, क्या लिख रहा है वहां, क्या लिख रहा है? बंद कर कॉपी। यहाँ ध्यान देना चाहिए, तो उधर अपना भिड़ा है। ठीक, हाँ, तो प्रभा कहाँ है? भारतीय प्रा प्रताप लहरी मन की लहर, भा प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, फूलों का चलो भाई, ये हो गई क्लियर। चलो अब द्विवेदी युग आते हैं अपन। द्विवेदी युग में है हमारी मैया। क्या है? मैया। जिसके दो लाल उसको नहीं है कोई काल। ठीक, एक है राम तो दूजा है, तो एक है मैथिली शरण गुप्त, तो एक है आचार्य रामचंद्र। एक है मैथिली शरण गुप्त, तो दूसरा है आचार्य। और मैथिली शरण गुप्त कहता है कि साकेत और यशोधरा मेरे पास है,
साकेत और यशोधरा मेरे पास है। तो फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहता है मेरे पास भी तो सुमन, ठीक है, और मेरे पास कविता भी है, उसके पास कलम भी है। तो कविता कलम, कविता कलम कौन कहता है? किसी को डाउट भूलोगे तो नहीं? मैथिली शरण गुप्त क्या कहता है? मेरे पास साकेत है, यशोधरा है। तो फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहता है? किसी को डाउट? चलिए अब आ जाते हैं अपन लोग कहाँ, ठीक है, शुक्ल। देखो अब सॉरी यार, यहाँ पे ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सॉरी, आ से आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, ठीक है। यहाँ अबे तो बोल दिया करो ना, जो गलत है तो बोला करो, गलतियां महापुरुषों से होती है। बोला करो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आ बोले तो आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी। आ बोले तो आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी। आ बोले तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आ बोले तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पे चलते हैं गु, आ गु, या फिर क्या बनाऊं तुम बताओ? आप बनाऊं, आ गु बना लेता हूँ ना, अच्छा लगेगा तुम लोगों को। आ से अब यहाँ पे अरासु, अरासु का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल आएगा। अब यहाँ आचार्य रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र, उसे गुलाब राय, उसे गुलाब राय। अब सुनो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सुनो, इसने लिखा त्रिची, 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 त्रिवेणी, त्रिवेणी, चिंतामणि, त्रिची, त्रिची, त्रिवेणी, चिंतामणि, या फिर मैंने डाल दिया रसमीमांसा, ठीक है। रंचिम, 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 रासे रसमीमांसा, चीसे चिंतामणि, चीसे चिंतामणि, चीसे चिंतामणि, रासे रसमीमांसा। और नहीं समझ में आ रहा त्रिची लिख देना, त्रिची, त्रिची, ची यानी चिंतामणि, त्रि यानी त्रिवेणी, त्रि यानी चिंतामणि, ठीक। इस दैट क्लियर? पर मैंने यहाँ लिखा नहीं, चिंतामणि रसमीमांसा, चिंतामणि रसमीमांसा, चिंतामणि रसमीमांसा, चिंतामणि रसमीमांसा। गुलाब राय कहता है भाई मैं तो फेल हो गया हूँ, बात होती खत्म, और निराश क्यों हूँ? जब फेल ही हो गया तो निराश क्यों हूँ? क्योंकि मेरी असफलता है, मेरी असफलता है, फिर निराश क्यों? फिर निराश क्यों? इनने क्या लिखा? मेरी असफलता, फिर निराश क्यों हो? खत्म कहानी। बाकी आप दूसरी बार पढ़ लूंगा, बार भी मेरी तो आदत हो गई, मेरी क्या हो गई? आदत हो गई, ठीक है। मैं बॉटम लेवल का आदमी हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं? तो गुलाब राय ने क्या कहा? मेरी असफलता है। तो फिर ये बताओ मैथिली शरण गुप्त के साथ कौन थे? तो फिर उसने क्या कहा? अच्छा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बस सुमन कविता, ये एक ही है, दो नहीं है, ठीक है, समझ गए? अरे बोलो रे। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बन गए धै, क्या बन गया? धै से धर्मवीर भारती, या से यशपाल, धा से या से धा से धर्मवीर भारती, या से यशपाल, 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 प्रा से धर्मवीर भारती, प्रा से प्रा से मई से आ से दो बनेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य महावीर प्रसाद। तो फिर भा से भा से भा से भा से है बन गया धर्मवीर भारती और यशपाल। धर्मवीर भारती ने क्या लिखा भैया? पहले वाले ने गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां, सूरज का सातवां, गुनाहों का देवता। पढ़ाते पढ़ाते मैंने पहले बताया था कि धर्मवीर भारती को गुनाहों का देवता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने लिख दिया था सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, इसीलिए वो है गुनाहों का देवता, इसीलिए वो है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता कौन है? बताओ गुनाहों का देवता कौन है? धर्मवीर भारती। और बताओ गुनाहों का देवता कौन है? धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता कौन है? धर्मवीर भारती। क्योंकि उसने क्या लिखा था? क्या लिखा था उसने? इसीलिए वो क्या है? गुनाहों का देवता। क्या लिखा था उसने? इसीलिए उसको
क्या कहते हैं? गुनाहों का देवता। फिर धीरे से वो आया यशपाल, उसने कहा नहीं, सच झूठ, सच और झूठ। तो झूठा सच, ये झूठा सच है, ये सच नहीं है। ये झूठा सच है यशपाल ने। वो गुनाहों का देवता नहीं है, वो गुनाहों का देवता नहीं है। वो गुनाहों का देवता हो ही नहीं सकता, तो इसने लिख दिया झूठा सच, झूठा सच। फिर उसके बाद इसने कहा कि दिव्या और अमिता दोनों देशद्रोही हैं, इनकी माँ की आंख। दिव्या और अमिता दोनों क्या हैं? देशद्रोही। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या कह रही हैं कि धर्मवीर भारती क्या है? गुनाहों का देवता। क्योंकि उसने लिखा सूरज का 7वां घोड़ा। इसीलिए ये दोनों फाल्ट है और ये दोनों की दोनों देशद्रोही हैं। ऐसा किसने कहा? यशपाल। यशपाल ने कहा अमिता और दिव्या दोनों क्या है? देशद्रोही है, देशद्रोही है, क्योंकि उन्होंने कहा धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता है, क्योंकि उसने सूरज का 7वां घोड़ा लिखा, 7वां घोड़ा। ऐसे याद करते हैं, दिमाग को वॉश करते हैं, समझ रहे हैं कि चूतिया बनाते हैं अपन मन को। ठीक है, समथिंग डिफरेंस, समथिंग डिफरेंस, आई एम नथिंग बट यू समथिंग। ओके, लोग आपको तोड़ेंगे और आपकी कमजोरियों का फायदा उठाइए। क्योंकि पीपल विल hate you, people will rate you, people will shake you, people will break you, but it is you who is going to make you। फिर भी तुम्हें आगे चलते जाना है और लोगों की सुन के बहरे बनते सुनने ही नहीं, बहरे बन जाओ। अगर वो अच्छी बात कहे तो सुनो, नहीं तो बहरे बन जाओ। ठीक है, जीतने का मजा तभी आता है जब सारे लोग हमारे हारने का इंतजार करें। ठीक है, तब जीतने का क्या है बे? ठीक है, चलिए अब बन पाएगा यहाँ पर? पक्का? धा से या से? यशपाल ने कहा यह झूठा सच है, क्योंकि अमिता और दिव्या दोनों देशद्रोही हैं। इन्होंने कहा कि सूरज का 7वां घोड़ा जो धर्मवीर ने लिखा था वो गुनाहों का देवता है। क्यों लिखा उसने? अरे कैसे भी याद करने का यार, काय को टेंशन लेने का, समझ रहे हैं कि नहीं? अपनी खुद की लॉजिक ट्रिक लगाने का। ठीक है, हेलो क्या कर रही हो? हाँ, संडास में। देखा मैंने, लोग संडास में जाके बात कर। देखा मैंने। तो क्या कर रही हो? तो उधर से कहती तो अपना लॉजिक लगाइए ना, काय को टेंशन लेने का भोगट की। बन पाएगा? चलिए बच्चों, इनके लेखकों के नाम और सुनो तो, अगर ये कवि परिचय और लेखक परिचय में आ गए तो भी कितनी अच्छी बात है। नहीं हो गई तैयारी अपनी? हो गई कि नहीं, आप बताइए। अब आगे चलते हैं अपन लोग और इनकी आएगी अब विशेषता लिखने को, या लक्षण लिखने को, या प्रवृत्तियां लिखने को आएंगी। तो कैसे लिखोगे आप? सिंपल सी बात है, इसमें आपको कैसे लिखना है। अरे यार मैंने 1 2 3 4 और नहीं तो यहाँ से ट्रिक दे दिया। अब अगर आगे लिखोगे कि नहीं? पक्का? अरे कुछ भी लिख देना है आप। ठीक है, जैसे द्विवेदी युग आ गया, द्विवेदी युग की 2 विशेषता। तो नंबर 1 विशेषता, द्विवेदी युग के निबंधकारों में या निबंधों में राष्ट्रीयता की प्रधानता पाई जाती है। बात हो गई खत्म। ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे। द्विवेदी युग के निबंध देश प्रेम से ओतप्रोत है। देश प्रेम से ओतप्रोत है, हो गई विशेषता। या फिर द्विवेदी युग के निबंधों में देश प्रेम की प्रधानता पाई जाती है। अब तुम प्रधानता बात रिपीटेशन करोगे तो रिपीटेशन करना अच्छी बात नहीं है, इससे थोड़ा एग्जामिनर नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जब तुमने लिख दिए कि प्रधानता पाई जाती है राष्ट्रीयता में, तो अब देश प्रेम में ऐसा लिख दो कि आपकी रचनाओं में या द्विवेदी युग की रचनाएं या द्विवेदी युग के निबंध देश प्रेम से ओत ये हो गया दोनों। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ रिपीटेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी और अपना काम हो गया और अपन हो गए, चले गए।
या ओतप्रोत वाला कठिन लग रहा है बच्चों को, तो द्विवेदी युग के निबंध में देश प्रेम की भावना होती है, ऐसा लिख दो। जब तुमने यहाँ प्रधानता लिख दी तो यहाँ क्या लिख दो, भावना होती है, ऐसा लिख दो। तो रिपीटेशन भी नहीं होगा, और रिपीटेशन नहीं होगा तो अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट? क्लियर हो गया भाई? कहीं भी ठोक देना, और अगर ज्यादा दिक्कत है शुक्ल योग शुक्लोत्तर योग आप लोग पढ़ देना, बाकी ये दो की ये गारंटी पूरी आएगी। और बाकी आप कोई इशू नहीं है यार, आप यही लिखो ना यार, काहे को टेंशन ले रहे हो। निबंध जो होते हैं उसमें अगर आदमी ने देश प्रेम नहीं लिखा, लेखककार ने राष्ट्रीयता नहीं लिखा, तो फिर निबंध लिखने का कोई मतलब नहीं। और सुनो तो सामाजिक चेतना तो हर निबंध में होती है। ऐसा कौन सा निबंधकार समाज को बिगाड़ने के लिए निबंध लिखता है कि हमें चोरी करना चाहिए, ये अच्छी बात है, हमें रोज रोज खून करना चाहिए, ये एक अच्छी बात है, लोग इससे प्रेरणा लें और रोज तमाम अपने मोहल्ले के 2 लोगों को जो है और गुमनाम कातिल, गुमनाम कातिल। ठीक, ऐसा मिलता है कि आप लोग को निबंधों में? नहीं, सामाजिक चेतना मिलती है। ठीक है, पर्यावरण, वृक्ष जे हमें प्रकृति के तौर पे उपहार निःशुल्क तौर पे मिले हुए हैं, ऐसा लिखता है निबंधकार। ये हमारी संपदा है, ठीक है, प्राकृतिक संपदा है, इसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। शौच से आए तो साबुन से हाथ जरूर धोए। एक एनसीईआरटी की बुक हिंदी थी, मैंने देखा था, उसमें लिखा था महात्मा गांधी चश्मा बना था, उसमें लिखा शौच से आने के बाद कृपया साबुन से हाथ धोए। यह जानकारी जनहित में है, जान सारे बच्चे इसका पालन करें। क्लियर? चलिए अब मुझे बताइए इसमें क्या डाउट है। मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ मैं, देख लो अच्छे से। अब मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगा, मिटा दे भाई। ठीक है, जिनको स्कूल जाना है वो जा सकता है उधर, जिनको जाना है। हाँ चले, खड़े से चले जाओ, वहाँ डिस्टर्ब मत करो, कनेक्टिविटी मिली है मेरे बच्चों की। ठीक है, सब लोग इधर देखो बेटा, इधर उधर मत देखो कोई। आवाज नहीं, आवाज नहीं। चलो गेट क्लोज कर दो बेटा, गेट क्लोज कर दो, गेट लगा दिया। अब अच्छे से बैठ जाओ, सब डेस्क खाली हो। जबरन के सूंगड़े चेहरे बैठे रहते, हाँ ना? चलिए हो गया क्लियर? चलिए भाई लोग, ठीक है, अब मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को बताना है, ठीक है। चलो प्लीज खड़े हो जाओ। द्विवेदी युग की 2 विशेषता बताइए। सभी लोग साइलेंट बेटा, इसको जज करना ये सही बोल रहा है कि हाँ। राष्ट्रीयता, देश प्रेम, सामाजिक चेतना का विकास और प्राकृतिक चित्रण। बैठ जाओ भाई, इसने सही बोला क्या? सर पॉइंट्स नहीं है मगर पूरा सही है। अच्छा, चलो फिर भी भाई उन्होंने सही बोला, ठीक है ना? उसको फुलफिल कर दोगे ना पूरा अच्छे से अरेंज, ऐसा तो नहीं वहां पे लिख के जाओगे राष्ट्रीयता। पक्का 100% डन? सावधानी बरत लोगे? पक्का? हमारे मोहल्ले में एक रहमान चच्चा रहते थे, अक्सर लुंगी लगाया करते, ठीक है? सभी लोग सुनो। एक दिन उनको वो बीमार पड़ गए, उनका पैर फूल गया, वो डॉक्टर के पास गए, मनीष जैन के पास। वहां दिखाया, मनीष जैन ने कहा कि इस पैर को तुरंत काटना पड़ेगा क्योंकि इसमें पाइजन है।
साइलेंट, इसमें क्या है पाइजन। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने तुरंत उस पैर को क्या करे, कटाया और बैसाखी का क्या ले लिए, सहारा ले लिए। ठीक, और आके अपना जीवन यापन करने लगे और डुप्लीकेट पैर लगा दिए उनको, वो वाले रहते हैं डुप्लीकेट। ठीक है, ओके, डुप्लीकेट काय के रहते हैं, जो भी रहते होंगे। उसके बाद वो 1 महीने बाद फिर हॉस्पिटल गए, 1 महीने बाद फिर हॉस्पिटल गए डॉक्टर साहब। ठीक है, सेकंड पैर उनका, गौर से सुनिए, सेकंड बोले ये भी वो पड़ रहा है, हरा पड़ रहा है, यानी पॉइजन इसमें भी क्या हो गया है। तो साइलेंट, तो हमारे डॉक्टर साहब ने देखे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर डॉक्टर साहब ने वो नकली पैर को देखे, भले ये वाला, अबे शांत रहना, ये वाला ढीला हरा पड़ रहा है, समझ में आ रहा है इसमें पायलट फैल रहा है, साला ये जो मैंने डुप्लीकेट पैर लगाया था, जो प्लास्टिक का पैर डुप्लीकेट लगाया, साला ये क्यों हरा पड़ रहा है। तो बाद में डॉक्टर साहब को पता है, चच्चा पैर मत कटवाओ, धोखे से मैंने पैर काट दिया, आई एम सॉरी, लुंगी चेंज कर। चच्चा ने बोले डॉक्टर साहब क्यों, बोले क्या है चच्चा, आपकी लुंगी कलर छोड़ रही है। धोखे से हमने क्या करती है, आपका पैर काट दी है, कोई पायलट नहीं है आपके पैर में, वो जो लुंगी है ना वो साली में से कलर जा रहा है, उसे कलर छूट रहा है, तो पैरों में वो कलर भर रहा है, इस कारण पैर आपके नीले नजर आ रहा है, इसमें कोई जहर नहीं। तो भाई प्लीज पढ़ो यार, इस टाइप की हरकत मत करो, यानी फुलफिल कर दोगे ना कि केवल वहाँ राष्ट्रीयता लिख के जाओ। बताओ लिखोगे कि नहीं पूरा, पक्का। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इधर वाली रह गई थी अपनी, इधर वाली कौन कौन सी थी बेटा, अच्छा सुन तो लीजिए, इधर सुनिए, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, इधर सुनिए सभी लोग साइलेंट। अभी अब मैंने इधर का एक पॉइंट छोड़ दिया ना, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, नाटक के तत्व बताइए या एकांकी के तत्व बताइए, लगभग 1-2 चेंज रहते हैं, बाकी पूरे वही रहते हैं। तो पूरे वही वाले तुम लोग, मेरी कॉपी में लिखा है पूरे वही वाले 4 नाम, 4 से ज्यादा नहीं आएंगे, तो वो वाले यहाँ से देख लेना भाई, कथोपकथन, संवाद, चरित्र चित्रण। अरे यार कथोपकथन, संवाद, चरित्र चित्रण तो होएगा ही ना, नहीं तो कैसे हो जाएगा ये, तो ऐसे करके इसमें लिखे, आप लिख देना, 4 ही आएंगे, 4 से ज्यादा। इज दैट क्लियर बेटा, ओके। चलिए अब क्या छूटा हुआ है अपना बताइए, जीवन आत्मकथा, गौण विधाएं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं जीवनी, क्या चलते हैं बेटा, जीवनी। चलो तो 2 मैं बता देता हूँ आपको, अंतर के तौर पे आती है आत्मकथा और क्या आती है, आवाज नहीं, ए गुड़िया प्लीज यार, आवाज नहीं करना है, आवाज नहीं करना है। ठीक है, शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको। आत्मकथा, गौर से सुनिए, आत्मकथा और जीवनी। आत्मकथा एक ऐसी गौण विधा है जिसमें लेखक स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखता है, समझ गए आप लोग। जीवनी एक ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है। इज दैट क्लियर, ओके। यहाँ जन्म से मरण तक की बातें होती हैं, और यहाँ पे तो कहाँ, ठीक है, मरण तक की कैसे लिख देगा वो, लॉजिक लगाइए, ठीक है। तो गौर से सुनिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, आत्मकथा स्वयं लेखक द्वारा लिखी जाती है, ठीक है, स्वयं लेखक द्वारा, और ये जीवनी दूसरे लेखक के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में तटस्थता का गुण, तटस्थता का गुण नहीं होता, जबकि यहाँ होता है, समझ गए। स्वयं यहाँ पे लेखक लिखता है और उसमें, अच्छा, लेखक
कमियां यहाँ पर छुपाता है, जबकि यहाँ कमियां वो नहीं छुपाता है, बता देता है उसको। बस मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, बस ज्यादा नहीं लिखूंगा। अंतर में आती है हमेशा। आवाज नहीं बेटा? अच्छा, ये वास्तविक होती है और ये काल्पनिक होती है। यहाँ पर ये काल्पनिक है और ये बस हो गया। 4 में से कितने करना है? 2 हो गया, फिनिश। अंतर ही आता है इसमें। हाँ, क्लियर हो गया बेटा? आत्मकथा, आत्मकथा में लेखक स्वयं के बारे में लिखता है, जबकि जीवनी में लेखक दूसरे के बारे में लिखता है। या आत्मकथा में लिखने वाला लेखक स्वयं होता है, जबकि जीवनी में लिखने वाला कोई और लेखक होता है। तटस्थता का गुण यहाँ नहीं पाया जाता है, जबकि यहाँ तटस्थता का गुण पाया जाता है। आत्मकथा में कमियां छुपाई जाती हैं, जबकि जीवनी में कमियां नहीं छुपाई जाती। आत्मकथा काल्पनिक होती है, जबकि जीवनी वास्तविक होती या फिर आत्मकथा काल्पनिकता पर आधारित होती है, जबकि जीवनी वास्तविकता पर आधारित होती है। चलिए, किसी कोई डाउट? चलो आगे चले बेटा। डायरी, डायरी जो है उसमें एक ऐसी विधा होती है जिसमें व्यक्ति रोज डेली लाइफ में उसके पास जो घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में वो क्या करता है? लिखता है। अपने स्वयं जीवन के बारे में उसे डायरी कहा जाता है। ठीक है, सब लोग अच्छे ध्यान दें। ठीक है, और यही ध्यान दें। चलिए अगला चलते हैं अपन रेखा चित्र। रेखा चित्र, ठीक है, रेखा चित्र इस पे निकाल के दो यार, रेखा चित्र और उसमें अंतर। रेखा चित्र, अब सुनिएगा अच्छे से, बहुत अच्छे सुनना भाई। रेखा चित्र के बारे में समझना आप लोग। सुनिए, रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब कोई लेखक किसी घटना का इतना मनोवैज्ञानिक वर्णन प्रस्तुत करता है कि सुनने वाले या पढ़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके दिमाग में क्या बन जाता है? एक चित्र सा बन जाता है, एक चित्र सा बन जाता है, उसे रेखा चित्र कहा जाता है। ठीक है बेटा, रेखा चित्र बहुत ही अच्छे से समझिए। रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहा जाता है। जब कोई लेखक किसी घटना का वर्णन मनोवैज्ञानिक तरीके से करता है तो पढ़ने वाले व्यक्ति के दिमाग में उसका एक चित्र सा बन जाता है, उसे रेखा चित्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? रेखा चित्र कहा जाता है। इसमें निकाल दो, रेखा चित्र कहा जाता है। पहले समझ में आया कि नहीं बताइए? अगर आगे रेखा चित्र किसे कहते हैं, रेखा चित्र किसे कहते हैं, तो तुम लोग का आंसर ये रहेगा। सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहा जाता है जब कोई लेखक किसी घटना का वर्णन ऐसे ढंग से प्रस्तुत करे कि सुनने वाले या पढ़ने वाले के मस्तिष्क में एक चित्र सा बन जाए, तो उसे रेखा चित्र कहा जाता है। बताइए, कोई डाउट? हाँ नहीं जवाब दीजिए। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तुम लोग इधर ध्यान दे दो, नहीं मिल रहा हटाओ ना। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग सभी लोग। क्लियर? जैसे कि महादेवी वर्मा ने, ठीक है, जैसे कई पाठ लिखी, जैसे गौरा लिखी थी, ठीक है, अब वो तुम लोग याद कर लेना यार, उसमें तो समझाने वाली कोई बात है ही नहीं। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, अब मुझे फिर से बता दो, 2 नंबर का आएगा, रेखा चित्र किसे कहते हैं? बताइए, बनेगा कि नहीं? कैसे लिखोगे? रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहा जाता है जब कोई लेखक किसी घटना का ऐसे ढंग से वर्णन करे कि पढ़ने वाले के मस्तिष्क में एक चित्र सा बन जाता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। किसी को डाउट? उसे रेखा चित्र कहा जाता है। अब समझ गए आप लोग? अब चलिए संस्मरण पढ़ते हैं अपन। संस्मरण, संस्मरण, संस्मरण
दो शब्दों से मिलकर बना है शन धन स्मरण। शन धन स्मरण। संस का अर्थ होता है सम्यक। संस का अर्थ होता है सम्यक और स्मरण का मतलब याददाश्त। याददाश्त या फिर स्मरण या फिर स्मरण या फिर स्मरण का स्मरण या फिर याद 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 दास्त। ठीक है, याद दास्त। अच्छा, ये जो रेखा चित्र है चित्रात्मक होता है बेटा। क्या होता है? चित्रात्मक। चित्रात्मक होता है, जबकि संस्मरण जो है वर्णात्मक होता है या फिर उसे विवरणात्मक भी कह सकते हैं। अपन को दो ही देखना है, ज्यादा नहीं देखना है, क्योंकि फिर तो इतना है कि खत्म हो जाएगी कहानी। चलिए फिर से देखिए, आप लोग संस्मरण किसे कहते हैं? आप लोग परीक्षा में ऐसा लिखेंगे, संस्मरण दो शब्दों से मिलकर बना है। शन धन स्मरण। शन का अर्थ होता है सम्यक, स्मरण का अर्थ होता है याददाश्त या स्मरण। जब कोई लेखक सम्यक स्मरण के अनुसार कोई रचना करता है तो उसे वह संस्मरण का नाम देता है। सम्यक याददाश्त के हेतु मतलब पूरे याददाश्त के अनुसार उन्हें उस पाठ को क्या कर रहे हैं, लिखा है, उसको कहते हैं संस्मरण वर्णात्मक होता है। बस ये हो गई कहानी खत्म। इससे कोई डाउट? अब आ गया भाई साहब, सुनो, दोनों में अंतर आ गया। भाई साहब दोनों में क्या आ गया? अंतर। अब अंतर क्या लिखेंगे? सब मालूम है यार आपको। संस्मरण को क्या बोलते हैं? मेमोरी इंग्लिश में। अपना लॉजिक लगाओ ना रे। ठीक है, आवाज मत कर यार पीछे। रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं, संस्मरण को अंग्रेजी में मेमोरी कहते हैं। किसी को डाउट? अपना लॉजिक लगाओ। रेखा चित्र चित्रात्मक शैली होती है, जबकि इसकी बस। रेखा चित्र का अर्थ होता है चित्र सा बन जाना मस्तिष्क में। संस्मरण का अर्थ होता है